हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। आज की सेशन में हम सीखने वाले हैं कोएगुलेंट्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रमोट्स कोएगुलेशन एंड दे आर इंडिकेटेड इन हीमोरेजिक स्टेट्स। जब भी आपको कोई इंजरी होती है, ब्लड लॉस होता है, तो उस ब्लड लॉस को अवॉइड करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस हमारे ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं जिनका मेन काम है कोएगुलेशन। जहां पे भी आपको इंजरी हुई है वहां पे एक छोटी क्लॉट क्रिएट करनी है जो कि ब्लड लॉस को अवॉइड करेगी। तो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज कोएगुलेंट्स। फ्रेश होल ब्लड और प्लाज्मा प्रोवाइड्स ऑल द फैक्टर्स नीडेड फॉर कोएगुलेशन। अगर आप फ्रेश होल ब्लड लेते हो, कंप्लीट ब्लड या प्लाज्मा लेते हो, तो उसके अंदर सारे फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन प्रोसेस, एंड दीज आर दी best therapy for deficiency of any clotting factor. Also they act immediately. अगर आपके बॉडी के अंदर किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो आप एक तो फ्रेश होल ब्लड ले सकते हो या प्लाज्मा ले सकते हो, तो उस डेफिशिएंसी को कवर किया जाता है। So these are the just introductory points for what are coagulants and what is the process of coagulation. तो अगर हमें ब्लड को क्लॉट करना है तो उसके लिए कुछ ड्रग्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ क्लासिफिकेशन को देखेंगे जो कि कोएगुलेशन की प्रोसेस में हमें मदद करते हैं। जैसे कि द इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन इज विटामिन के। इसके दो टाइप्स हैं, विटामिन K1, विटामिन K3। K1 जो है ये हम प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं विच इज फैट सोल्यूबल विटामिन, एंड K3 जो है वो सिंथेटिक है। अब K1 जो है इसका जो मेन ड्रग है वो है फाइटानोडियोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलोक्विनोन। तो K1 विटामिन को ही दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। एंड जो K3 है इसके दो टाइप्स है, एक है फैट सोल्यूबल, दूसरा है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के दो एग्जाम्पल है, मेनाडियोन एंड एसिटोमेनाप्थैम। दूसरा है वाटर सोल्यूबल, मेनाडियोन सोडियम बाइसल्फेट एंड मेनाडियोन सोडियम डाइसल्फेट। तो ये K1 एंड K3 ये जो दो मेन विटामिन है ये हमारे ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके जो एग्जाम्पल्स है वो हमें याद करने हैं। फिर आते हैं कुछ मिसलिनियस ड्रग्स जैसे कि फाइब्रिनोजेन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, डेस्मोप्रेसिन, एड्रेनोक्रोम, मोनोसेमिकार्बाजोन, रूटिन एंड इथानसिलेट। तो दीज आर दी ड्रग्स विच एक्ट्स एज अ कोएगुलेटिंग एजेंट्स। एग्जाम में अगर क्लासिफिकेशन पूछते हैं तो ये टेबल आप वहां पे लिख सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे विटामिन के की। इट इज फैट सोल्यूबल डाइटरी प्रिंसिपल रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हम डाइट से ऑब्टेन कर सकते हैं और ये हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये हमारे ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस में एक्चुअली मदद कैसे करते हैं वो भी तो समझना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट थिंग, जब भी हमारी ब्लड वेसल डैमेज होती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, एंड जब भी हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेटलेट्स अडेयर होते हैं तब वहां से इंट्रिंसिक पाथवे इनिशिएट होता है। तो ब्लड कोएगुलेशन में दो पाथवे है, एक तो है एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे तब काम करेगा जब आपकी ब्लड वेसल या टिश्यू डैमेज हो चुका है, एंड इंट्रिंसिक पाथवे तब काम करता है जब आपके ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेटलेट्स अडेयर हो जाते हैं। ये दोनों पाथवे का एक ही काम है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। मतलब इन दोनों का काम है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है इसका काम है थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करना, एंड ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में करता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। ध्यान से देखना, जब भी आपको कोई टिश्यू इंजरी क्रिएट होती है या ब्लड वेसल के अंदर प्लेटलेट्स अडेयर होते हैं तो दो पाथवे एक्टिवेट होंगे, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। फिर वहां से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन इनका रिलीज होता है, एंड जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसका मेन काम है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। अब ये जो थ्रोम्बिन है इसका मेन काम होता है कन्वर्जन ऑफ सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन इनटू इनसोल्यूबल
फाइब्रिन थ्रेड्स। फाइब्रिनोजेन का काम फाइब्रिन में होता है विच इज इनसोल्यूबल इन नेचर, और ये जो फाइब्रिन है इसका मेन काम है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। तो इस तरह से ब्लड कोएगुलेशन पाथवे काम करता है। तो यहाँ पे कैल्शियम आयंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विच एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिन टू दी थ्रोम्बिन। अब थोड़ा सा एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन के एक्ट्स एज अ कोफैक्टर एट लेट स्टेज इन द सिंथेसिस बाय लिवर ऑफ कोएगुलेशन प्रोटीन। मतलब विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 इनके सिंथेसिस प्रोसेस में हमें मदद करता है एज अ कोफैक्टर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन के का यूज करके आप कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स को जो आपके कोएगुलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं, उसमें एक है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा है फैक्टर 7, तीसरा है फैक्टर 9 एंड द लास्ट वन इज फैक्टर 10। तो विटामिन के का काम है ब्लड कोएगुलेटिंग फैक्टर के सिंथेसिस प्रोसेस में मदद करना। और एक पॉइंट आता है, ये सारे फैक्टर्स का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? स्पेशली इन दी लिवर। ये आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है कि ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर्स का सिंथेसिस कौन से ऑर्गन में होता है? करेक्ट आंसर इज लिवर। यूटिलाइजेशन, फैट सोल्यूबल फॉर्म ऑफ विटामिन के आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन वाया लिम्फ। तो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन जो भी है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें से विटामिन के जो है इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होने के लिए हमें लिम्फ की मदद लेनी पड़ती है एंड इट रिक्वायर बाइल सॉल्ट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन। जैसे कि हम जानते हैं फैट्स का अगर हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन करना है तो हमें वहां पे एक बायोलॉजिकल इमल्सिफायर की जरूरत है। तो बाइल जो है वो एक इमल्सिफायर की तरह काम करता है, फैट्स को बॉडी वाटर के साथ मिक्स करने के लिए मदद करेगा। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो है विटामिन के एंड अदर जो विटामिन है उनका एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमें बाइल सॉल्ट्स की भी मदद लेनी होती है। वाइल वाटर सोल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू पोर्टल ब्लड। तो जो वाटर सोल्यूबल फॉर्म है विटामिन के का वो इजीली पोर्टल सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इन द जेजुनम हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर K1। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इसमें क्या फर्क है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जहां पे एटीपी का यूज करके बॉडी के अंदर किसी चीज को एब्जॉर्ब किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो ये जो है विटामिन के के लिए एप्लीकेबल है, बट विटामिन K2 जो है एंड K3 जो है इसे एब्जॉर्ब करने के लिए सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट है। सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन। तो विटामिन K2 एंड K3 का जो एब्जॉर्प्शन है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से कंप्लीट होता है एंड इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर बाय साइड चेन क्लीवेज एंड ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। मतलब ये जो विटामिन के है अगर इसका मेटाबॉलिज्म होना है तो कहाँ पे होगा? लिवर के अंदर। कौन सी प्रोसेस से होगा? एक तो साइड चेन क्लीवेज एंड दूसरा है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन बाइल एंड यूरिन। तो विटामिन के का जो भी मेटाबॉलिज्म होगा उसका जो भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे बाइल एंड यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाता है। सो दिस इज द यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन के। अब आता है डेफिशिएंसी फैक्टर। अगर आपको डेफिशिएंसी होती है विटामिन के, इट अकर्स ड्यू टू आइदर लिवर डिसीज। अगर आपको लिवर डिसीज है तो इस कंडीशन में विटामिन के की डेफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर्स का जो भी सिंथेसिस है वो मेन कौन करता है? लिवर करता है, राइट। एंड लिवर को अगर प्रॉब्लम है तो आगे जाके आपके ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस में बहुत इश्यू क्रिएट हो सकता है। सो विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी होती है तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, जैसे कि लिवर डिसीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, माल एब्सॉर्प्शन एंड लॉन्ग टर्म एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होने के पीछे कुछ प्रोमिनेंट फैक्टर्स है, जिसमें एक तो है आपका लिवर माल फंक्शन कर रहा है, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है या माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है। लास्ट फैक्टर इज आप एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी ले रहे हो
जिसके कारण आपके इंटेस्टाइन के जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटेस्टाइनल फ्लोरा, ये डिस्टर्ब हो चुके हैं। However, डेफिशिएंट डाइट इज रेयरली रिस्पॉन्सिबल, बट हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे डाइट में विटामिन के है ही नहीं, ये बहुत रेयरली पॉसिबल है। तो मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या है? लॉन्ग टर्म एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, माल एब्जॉर्प्शन एंड लिवर डिसीज। The most important manifestation is bleeding tendency due to lowering of the level of prothrombin and other clotting factors in the blood। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी आपको हो जाती है तो प्रोथ्रोम्बिन एंड जो अदर फैक्टर्स है इनकी भी डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और उसी डेफिशिएंसी के कारण आपका ब्लड लॉस होगा। तो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विथ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। हेमाटोयूरिया इज यूजुअली अकर्स टू फर्स्ट टू अकर, मतलब जनरली यूरिन के अंदर ब्लड आने लगता है। एंड अदर कॉमन साइट्स ऑफ ब्लीडिंग आर GIT, नोज एंड अंडर द स्किन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है यूरिन के अंदर ब्लड आने लगता है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होता है, नोज से ब्लीडिंग होता है। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है कि आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी है। अब बात कर लेंगे यूजेस की कि विटामिन के का यूज आप कहाँ पे कर सकते हो। एक तो आपके डाइट में डेफिशिएंसी है तो कर सकते हो। प्रोलॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, अगर आपको एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी लंबे समय के लिए लेनी है तो विटामिन के की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी क्योंकि आपके इंटेस्टाइन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो उसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए विटामिन के की सप्लीमेंट को कंज्यूम करना जरूरी होगा। फिर आता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम। इन कंडीशंस में विटामिन के का एब्जॉर्प्शन ठीक से हो नहीं पाता, पाइल का सिक्रीशन ठीक से हो नहीं रहा है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे बॉडी के वाटर के साथ इजीली मिक्स नहीं हो पाएगा एंड दैट इज द मेन रीजन। तो इसी कंडीशन में हम विटामिन के की सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपको लिवर डिसीज है जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस या सिरोसिस, तो इन कंडीशन में विटामिन के को लेते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज को दे सकते हैं। ओवरडोज ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, अगर आपने एंटीकोएगुलेंट्स का ओवरडोज लिया है तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होगा, आपका ब्लड ठीक से कोएगुलेट नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए हमें विटामिन के की जरूरत पड़ेगी। प्रोलॉन्ग हाई डोज सैलिसिलेट्स थेरेपी कॉजेस हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, अगर आपने सैलिसिलेट्स का हाई डोज बहुत लंबे समय के लिए ले लिया तो प्रोथ्रोम्बिन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है एंड इस केस में विटामिन के का कंजम्पशन बढ़ाना जरूरी हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे विटामिन के एसोसिएटेड पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। अभी हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट फाइब्रिनोजेन। तो फाइब्रिनोजेन फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन प्लाज्मा इज एम्प्लॉयड टू कंट्रोल ब्लीडिंग इन हेमोफीलिया पेशेंट एंड एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन डेफिशिएंसी एंड एक्यूट ऑफ फाइब्रिनोजेनेमिक स्टेट्स। मतलब फाइब्रिनोजेन का कंजम्पशन हम तब बढ़ाते हैं जब हमें तीन प्रॉब्लम्स है, एक तो हीमोफीलिया, दूसरा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन डेफिशिएंसी या तीसरा एक्यूट ऑफ फाइब्रिनोजेनेमिक स्टेट्स। ऐसी कंडीशन जहां पे फाइब्रिनोजेन हमारे बॉडी के अंदर है नहीं या कोएगुलेशन करने वाले जो फैक्टर्स है वो अवेलेबल है नहीं या हमें ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है ड्यू टू कंडीशन ऑफ हीमोफीलिया जहां पे ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है। तो फाइब्रिनोजेन को हम कंज्यूम कर सकते हैं इन द डोज ऑफ 0.5 ग्राम थ्रू IV रूट। तो फाइब्रिनोजेन का मेन काम क्या है, ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस में हमें मदद करना। तो दिस इज द वन ऑफ द गनशॉट पॉइंट फॉर फाइब्रिनोजेन। फिर आता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इट इज कंसर्न्ड ह्यूमन AHG। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम पूल्ड ह्यूमन प्लाज्मा। तो हमारा जो ह्यूमन प्लाज्मा है उसी से इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करके उन पेशेंट को दिया जाता है जिनके बॉडी में इस फैक्टर की डेफिशिएंसी है। इट इज इंडिकेटेड along with human fibrinogen in hemophilia patient and AHG deficiency। जिन भी पेशेंट में हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इसकी डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर केमिकल है
इसे कंज्यूम करने के लिए दे देते हैं। इट इज हाईली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग ब्लीडिंग एपिसोड्स बट एक्शन इज शॉर्ट लास्टिंग। अगर आप एंटी हीमोफिलिक फैक्टर को कंज्यूम कर रहे हो फ्रॉम द ह्यूमन प्लाज्मा, तो इसकी जो भी एक्शन है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, वो कर देगा। बट ये जो एक्टिविटी है ये बहुत शॉर्ट लास्टिंग है, सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर 1 से 2 दिन के लिए रह पाती है। दिस इज द डिस्कशन अबाउट कोएगुलेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।